सो अ वेरी प्लीज वेलकम टू यू ऑल ऑन माई चैनल। आई मस्ट सेल्फ टू बी द शिव कुमार यादव एंड अभी मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ है, तो मैं आपको मेरा आवाज़ ऐसा ही होगा, थोड़ा भारी भारी सा, ठीक है। तो जैसा कि हमने एक सीरीज स्टार्ट किया था स्पेक्ट्रम का, उसमें हम केवल समरी पढ़ रहे हैं राजीव वहीर सर की। ओके, तो बिना समय गवाए हम याद स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और समरी अगर आपको समझ में आ गया तो आई एम वेरी मच श्योर यू आर कैपेबल टू राइट आंसर इन द मेंस। एंड प्रोमिनेंटली बहुत ऐसे फैक्ट हैं जो यूपीएससी में डायरेक्ट समरी से भी पूछे जाते हैं। जैसे कि प्रीवियसली हमने बात किया डेट, फिर से जो टाइम लाइन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सो पहला है कि फैक्टर विच गिव्स सक्सेस टू द ब्रिटिश। देखिए भाई साहब, ब्रिटिश इंडिया में आए, ठीक है, आ तो गए, लेकिन कौन कौन से ऐसे फैक्टर थे जो रिस्पॉन्सिबल हुए कि ब्रिटिश इंडिया में अपना स्टेबलाइजमेंट या फिर अपना सेटलमेंट बना पाई, ठीक है। अच्छा, एक और सेम इसी टॉपिक पे क्वेश्चन पीवाईक्यू में पूछा हुआ था, मेरे ख्याल से 2023 में या 22 में पूछा हुआ था। बहुत ही इजी क्वेश्चन था और बहुत ही घुमा के पूछा गया था। उसमें पूछा ये गया था कि आप हमें बताइए कि ऐसा क्या था, क्या रीज़न थे कि ब्रिटिश हर बार वॉर जीत जाती थी एज़ कंपेयर टू इंडियन। तो भाई कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन यही नहीं दिख रहा है कि मतलब इंडिया में वो स्टेबलाइजमेंट कर ले। स्टेबलाइजमेंट करने का मतलब क्या? वॉर जीत जाती थी तभी तो स्टेबलाइज कर पाती थी अपने आप को, सेटल्ड कर पाती थी इंडिया में। तो आप समझिए, क्वेश्चन को घुमा के पूछते हैं, वो सेम क्वेश्चन रहता है लेकिन केवल घुमा के पूछते हैं। अब उसने पूछा कि भाई हमें रीज़न बता दो कि ब्रिटिश हर वॉर कैसे जीत जाती थी, जब भी लड़ाई होता था ब्रिटिश जीत जाती थी, इंडिया वाले हार जाते थे, क्या रीज़न था। अब इसको दूसरी तरीके से ये पूछा जा सकता है कि आप ब्रिटिश के स्टेबलाइज होने का, सेटल्ड होने का रीज़न बताओ। और भी तरीके होते हैं। इंडिया में जो भी रूलर्स थे, व्हाट आर द रीज़न ऑफ डिक्लाइनिंग ऑफ इंडियन रूलर्स, कुछ भी पूछ सकते हैं ना। ऑल द थिंग्स आर वेरी मच रिलेटेड टू ईच अदर। वंस यू आर कैपेबल टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, फिर तो आप लिख लोगे, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है, बस उसके पूछने का तरीका अलग है और आंसर सब में सेम ही होगा, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। सो फैक्टर विच गिव सक्सेस टू द ब्रिटिश, देखिए पहला क्या है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान है, बहुत आसान। सुप्रीम आर्म। ध्यान से देखिए, जो ब्रिटिश वाले थे ना भाई साहब, आर्म पावर उनकी बहुत ज़्यादा थी। जो आर्मी की पावर थी, मैन पावर बोल सकते हो, वेपन पावर बोल सकते हो, मॉडर्न इक्विपमेंट्स था, जो गन थी वो मॉडर्न गन थी एज कम्पेयर टू इंडियन, ठीक है। तो पहला हो गया। तो आप इसको केवल आर्म पावर नहीं लिखेंगे या फिर आर्मी का पावर नहीं लिखेंगे, आप लिखोगे व्हेन, जब भी आप अपने आंसर लिखोगे मेंस में, तो आप लिखोगे डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग था। क्या लिखोगे? डिफेंस सिस्टम। इससे ना एक आउटलुक अच्छा बनता है। डिफेंस सिस्टम जो था उनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। नेक्स्ट, मिलिट्री डिसिप्लिन। अच्छा, आप ये लिख दिए। अब इस पे 4 पॉइंट ऐसे लिखोगे: मिलिट्री डिसिप्लिन, रिसोर्सेज का अवेलेबिलिटी, और वेल ट्रेंड, और क्या लिख सकते हो, इक्विपमेंट आपने लिख ही दिया, रिसोर्सेज लिख ही दिया, वेल ट्रेंड लिखी गया, डिसिप्लिन लिखी गया, ग्रेट लीडर, क्योंकि लीडर के बिना तो पॉसिबल ही नहीं ना। ग्रेट लीडर अगर नहीं होगा तो पॉसिबल ही नहीं है किसी भी युद्ध को जीतना। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो, ठीक है, पॉइंट वाइज। अब देखिए, पहला होगी सुप्रीम पहला क्या था पॉइंट? सुप्रियर आर्म, ओके। उनके पास जो भी हथियार थे वो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी के थे, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू इंडिया। मिलिट्री डिसिप्लिन था उसमें, सिविल भी डिसिप्लिन था, जो इतने भी लोग थे दे आर वेरी मच डेडिकेटेड टू देयर सर्विस। अच्छा, ब्रिलियंट लीडरशिप, जो अभी हमने बात किया कि जिसमें जो भी उसमें ब्रिटिशर्स में लीडर थे, वो पहले से ही लीडरशिप क्वालिटी में बहुत ही एक्सलेंट परफॉर्मेंस पे थे, तभी उनको यहाँ भेजा जाता था। और बहुत बार उन्होंने ब्रिटेन में भी इन सारी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया होता है। सो दे हैव एक्सलेंट इन देयर लीडरशिप, ओके, समझ रहे हैं। एडॉप्टिंग द अनस्क्रैप्लस प्रैक्टिसेस, जो भी मतलब ऐसी प्रैक्टिसेस होती हैं जो मान लो कि सडन चेंजेस हुआ, सडन कोई नई पॉलिसी आ गई, सडन कोई नया टेक्निक इंडिया यूज़ कर रहा है, इंडियन यूज़ कर रहे हैं फाइट करने के लिए, तो उनको काउंटर करने के लिए दे हैव अ वेल ट्रेंड माइंडसेट, समझ रहे हैं।
अच्छा, नेक्स्ट फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। उनको बैकअप पैसा मिलता था, ब्रिटेन से उनको पैसा मिलता था स्टेबलाइज करने के लिए, फिर लड़ाई करने के लिए, जीतने के लिए, क्योंकि यहाँ से भी वो रेवेन्यू भेजते थे, गोल्ड भेजते थे, बहुत सारी चीज़ें भेजते थे, ठीक है, तो उनको वहाँ से भी पैसा मिलता था। नेशनलिस्ट प्राइड, जो भी लोग ब्रिटिश से आए हुए थे उनका एक माइंडसेट था कि हमारा एक देश है, हम अपने देश के लिए कर रहे हैं, ब्रिटिश के लिए कर रहे हैं, ठीक है, तो नेशनलाइज्ड प्राइड था, वो अपने आप अपने काम पे प्राउड फील करते थे, ठीक है। सो दिस इज़ द रीज़न, दिस आर द रीज़न वाई ब्रिटिशर्स मतलब आसानी से इंडिया में स्टेबलाइज कर पाए। अब इसको पूछने का और भी तरीका हो सकता है, आप कैपेबल हैं कि आप आंसर लिख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं कि थोड़ा मेरा आवाज़ अभी गला बैठा हुआ है, सो इट वाज क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर मी टू बी वेरी मच एनर्जेटिक, जैसे कि मैं प्रीवियस लेक्चर्स में बोलता हूँ, तो आई होप यू आर कैपेबल टू मैनेज ऑल दिस थिंग। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, कन्फ्लिक्ट बिटवीन इंग्लिश एंड नवाब्स ऑफ बंगाल। अच्छा देखिए, कन्फ्लिक्ट का जब भी बात आएगा ना कुछ 3 रीज़न होगा। एक तो होगा पॉलिटिकल, दूसरा होगा इकोनॉमिकल, तीसरा होगा टेरिटोरियल। अच्छा, पॉलिटिकल क्या होगा भाई, पॉलिटिकल पावर वो गेन करना चाहेंगे, राइट्स, अथॉरिटी, चार्टर्स, ये सारी राइट्स, ओके। इकोनॉमिकल, रिसोर्सेज पे कंट्रोल, मनी पे कंट्रोल और ट्रेड पे कंट्रोल, तो आप ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, आप बहुत ही बेसिक चीज़ें। ट्रेड में क्या होगा, जो भी पोर्ट होते हैं ना, जैसे जहाँ से सामान आता है समुद्र से, तो वहाँ पे पोर्ट लगा रहता है, ठीक है, तो पोर्ट का कंट्रोल जिसके पास होगा वही टैक्स उस पर लगा पाएगा, तो ट्रेड का भी कंप्लीट कंट्रोल होना चाहिए। तो जब भी आपके सामने कभी भी ऐसा कुछ टॉपिक आए, कभी भी कन्फ्लिक्ट का, तो आपको माइंड बहुत ही क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई कन्फ्लिक्ट आखिर किन किन चीज़ों पे हो सकता है, कहाँ कहाँ हो सकता है, क्यों हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, ये सारी चीज़ें फैक्चुअल है, तो आपका कान खड़ा हो जाना चाहिए, माइंड बिल्कुल डेडिकेटेड होना चाहिए प्रीलिम्स के लिए, ओके। देखिए, बैटल ऑफ पलासी, ओह सॉरी मैंने इसी से कर दिया। अच्छा, बैटल ऑफ पलासी, देखिए बैटल ऑफ पलासी 1757, देखिए 1857 की लड़ाई हर कोई जानता है। कब? 1857 की क्रांति, ठीक है, हर कोई जानता है। उससे 100 साल पहले हुआ था बैटल ऑफ पलासी। कब हुआ था? 23 जून 1757, याद रहेगा मैंने क्या बोला। 1857 की लड़ाई हर कोई जानता है, ठीक है, जिसको हम रिवोल्ट ऑफ 1857 बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, उससे 100 साल पहले हुआ था बैटल ऑफ BOP, ओके। कब हुआ था? 1757 में, समझ गए। इससे आसान तरीका नहीं होगा रिवाइज करने के लिए और को रिलेट करने के लिए चीज़ों को, ठीक है। नेक्स्ट, रॉबर्ट क्लेव विक्ट्री ओवर द सिराजुद्दौला। अच्छा, रॉबर्ट जो क्लीव थे, ओ सॉरी कहाँ गया, एक मिनट वेट, जो रॉबर्ट क्लीव थे, सॉरी हाँ, रॉबर्ट क्लीव जो थे वो इसमें जीते थे। किस पे? सिराजुद्दौला पे, उनको हरा के, सिराजुद्दौला को हरा के, ठीक है। टेरिटोरियल फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, ये आपको समझ में आना चाहिए कि देखिए अभी तक ट्रेड हो रहा था, ट्रेड में लड़ाई हो रही थी कि भाई ट्रेड कंट्रोल कौन करेगा, लेकिन पहली बार रॉबर्ट क्लाइव ने जीत हासिल की सिराजुद्दौला पे, और उन्हें ये राइट मिला टेरिटोरियल फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश, मतलब ब्रिटिश का टेरिटोरियल फाउंडेशन किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने। कब? बैटल ऑफ पलासी को। तो कहीं ना कहीं हम ये भी कहते हैं कि भाई ब्रिटिश का कंट्रोल जो था ना वो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग होने लगा तब जब उन्होंने बैटल ऑफ पलासी की लड़ाई जीत गई। किसके रहते हुए जीता या फिर किसके अंडर कंट्रोल में जीता? रॉबर्ट क्लाइव के। सो ये बेसिकली फैक्चुअल चीज़ें हैं, आपको याद होनी चाहिए, और मुझे लगता है आपको याद भी है, और इससे अच्छा याद करने का कोई तरीका नहीं होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये था 23 जून की बात। कब? 1757, ठीक है, समझ गए। अब हम बात करेंगे कि नेक्स्ट लड़ाई कब होगी।
भाई हमें लड़ाई पे ही फोकस करना है। पहला लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव जीत गए सिराजुद्दौला से। अब देखिए दूसरा लड़ाई बैटल ऑफ बक्सर। अच्छा 1757 में बैटल ऑफ पलासी का बीओपी हुआ। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरी लड़ाई पे जिसको हम क्या बोलते हैं, बैटल ऑफ बक्सर बीओबी। बीओपी पहले हुआ उसके बाद देखिए बीओपी पहले हुआ उसके बाद हुआ बीओबी। आप कहोगे मैं क्या बोल रहा हूँ, दिस इज शॉर्ट ट्रिक ब्रो, याद करने के लिए दिस इज द बेस्ट वे टू लर्न। अच्छा दूसरी लड़ाई कब हुई, 1764 में। आप रिलेट करिए भाई, 4 साल ये और 57 में वो हुआ था, कब हो गया, 3 साल इधर 4 साल ये, 7 साल बाद, समझ गए, 7 साल बाद तुरंत लड़ाई होगा बैटल ऑफ बक्सर का। तो आप भूल ना जाओ, ये फैक्चुअल चीज़ें हैं, प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो याद करने का एक नया तरीका है, को रिलेट कर सकते हो आप काउंटिंग के फॉर्म में। 1757 में कब हुआ, क्या हुआ, बीओ पी हुआ। उसके बाद बीओबी कब हुआ था, 7 साल बाद। प्लस कर दीजिए 7, कितना हो जाएगा, 1764, समझ गए, ओके। तो याद हो गया फैक्चुअल चीज़ें। अब पढ़ लेते हैं कि उसके अंदर क्या हुआ था, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ज़्यादा कुछ इसमें दिया नहीं होगा। सो क्लाइव विक्ट्री ओवर द कंबाइंड आर्मी ऑफ नवाब ऑफ बंगाल एंड नवाब ऑफ अवध। देखिए इसमें भी रॉबर्ट क्लाइव जीत गया था, किसके, इसमें कंबाइंड फोर्स थे, 2 लोग कंबाइंड थे। पहला नवाब ऑफ बंगाल के नवाब और नवाब ऑफ अवध, ये दोनों कंबाइनली ब्रिटिश से लड़ रहे थे। और उस समय लीड कौन कर रहा था, रॉबर्ट क्लाइव। एक मिनट के लिए सोचिए, ये जो लीडर है रॉबर्ट क्लाइव, कितना माइंड इसका स्ट्रांग होगा, कितनी लीडरशिप क्वालिटी होगी इसमें। अभी उसने पिछला युद्ध जीता, पिछला युद्ध कब था, बैटल ऑफ पलासी जीता 57 में। और 7 साल बाद उसने तुरंत नवाब ऑफ बंगाल और नवाब ऑफ अवध को हरा दिया, 7 साल बाद। क्या माइंडसेट होगा बंदे के पास, सोच के देखिए। पर है तो साला ब्रिटिशर, मतलब क्या बोलूँ मैं इनके लिए गाली ही निकलती है। अच्छा ठीक है अब समझ गए। नवाब ऑफ अवध एंड मुगल एम्पायर एट द बक्सर लेड द रियल फाउंडेशन। और बोलते हैं कि BOB दैट लीड द रियल फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश, रियल फाउंडेशन। तो फाउंडेशन हम बैटल ऑफ पलासी को बोलते हैं, लेकिन इसको टेरिटोरियल बोलते हैं, ठीक है। और रियल किसको बोलते हैं, BOB को। तो आपको ध्यान रखना है कि BOB को हम बोलते हैं रियल और BOP को बोलते हैं टेरिटोरियल, ओके। तो शायद आपको ये याद रहे, मुझे नहीं लगता इससे आसान, मतलब कैसे, दिस इज़ द बेस्ट वे टू लर्न। हो सकता है और भी तरीके, लेकिन मेरे ख्याल से दिस वन इज़ द बेस्ट, ओके। अच्छा नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। देखिए 65, 1 साल बाद तुरंत, कान खड़े कर लीजिए। 1757 में क्या हुआ, BOP, 7 साल इसमें ऐड कर लीजिए। 1764 में क्या हुआ, BOB, बैटल ऑफ बक्सर, 1 साल इसमें ऐड कर लीजिए, क्या होगा तुरंत, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ठीक है, जो अभी प्रयागराज हो गया। कब हुआ, 1765, समझ गए, 1765। तो डेट लाइन आपको ऐसे याद रहनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर कट माइंडसेट के साथ। कब क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, कि मतलब ऐसा ना हो कि अब डेट पे भी आपको UPSC हराने लगे या डिफीट करने लगे। सो ये तो फिर वही हो जाएगा कि हाथ में आपके रसगुल्ला है, बस आप खा नहीं सकते, ठीक है। सो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 में है, ठीक है, 1765 में है। आफ्टर दैट, अच्छा इसमें क्या हुआ था, ग्रांट ऑफ दीवानी राइट। देखिए समझिए, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद तो कितनी इम्पोर्टेंट है इस समय। उनको पहले तो टेरिटोरियल राइट मिला, उसके बाद रियल फाउंडेशन मिला, आफ्टर दैट उनको मिला राइट, किस चीज़ का, दीवानी राइट, दीवानी राइट, ठीक है। नाम आपने बिल्कुल सुना होगा, इसका नाम कोई ऐसा UPSC एस्पिरेंट हो ही नहीं सकता जो सुना ना हो। कहाँ कहाँ, बिहार, बंगाल,
और तीसरा क्या था, उड़ीसा। 3 जगहों पे उन्हें दीवानी राइट मिल गया। दीवानी राइट इन द सेंस कि वो टैक्स कलेक्ट कर सकते थे, मनी चार्ज कर सकते थे, लगा सकते थे, जो भी वहाँ से रेवेन्यू आ सकता था वो कलेक्ट कर सकते थे। तो ये सारी चीज़ें उन्हें मिल गई। मीन्स अब वहाँ के कर्ता धर्ता कौन बन गए, ब्रिटिश बन गए। ठीक है, ओके। इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रीटी विथ नवाब ऑफ अवध। अच्छा, अवध के साथ भी अब ट्रीटी अब तो होगा ही, मान लीजिए डिफीट हो गए वो, शाह आलम टू मुगल एम्पायर। ठीक है, तो उतना अच्छा ड्यूल गवर्नमेंट, ध्यान रखिएगा, दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। डीजी ड्यूल गवर्नमेंट कब से कब तक चला, 1765 से लेके 72 तक। कुछ देर बाद हम पढ़ेंगे कि ड्यूल गवर्नमेंट आगे भी स्टेबलाइज होता है, तो दैट वन इज़ द फर्स्ट, नो दिस इज़ द फर्स्ट। पहला ड्यूल गवर्नमेंट कब स्टेबलाइज हो गया था और चला था, 1765 से लेके 72 तक। ओके, याद रहेगा। अच्छा, तो आज हम इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाउ ब्रिटिश कन्क्यूर मैसूर एंड एंग्लो मराठा, मतलब इंग्लिश और मराठा में जो लड़ाई हुआ था वो। ये प्रीलिम्स के बेसिक से बहुत इंपॉर्टेंट है ऑन बिहाफ ऑफ प्रीलिम्स। एंड आफ्टर दैट सिंध को कैसे कंक्लूड किया गया वो दिया हुआ है, और कुछ टाइम लाइन है जो कि प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट्स है। और फाइनली रिलेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया विथ नाइबर कंट्री, क्या क्या मतलब रिलेशन थे। तो कुछ खास नहीं यार, उस समय भी ब्रिटिशर्स साले चूतिया थे यार, लड़ाई करते रहते थे, इधर उधर सबसे लड़ाई करते रहते थे। तो हम वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी मच इंटरेस्टिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रीलिम्स मेनली। ओके, सो थैंक यू।